नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्वागत है आप लोगों का। कल हमने पढ़ा था उपभोक्ता कीमत सूचकांक, और उपभोक्ता कीमत सूचकांक हमारा जो था वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि खुदरा जो वस्तुएं हैं, खुदरा कीमतें हैं, उनके सूचकांक से रिलेटेड था। और आज हम पढ़ेंगे थोक कीमत सूचकांक। कल जो देखा था उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जिसको हमने कहा था निर्वाह सूचकांक भी कहा था। क्या कहा था? निर्वाह सूचकांक। कल को अगर आप रिवीजन करके देखेंगे तो उसमें एक जगह नाम आया था निर्वाह सूचकांक। उसमें जो कीमतें थी वो कौन सी कीमतें थी? खुदरा कीमतें थी बेटा। लेकिन आज जो बात करेंगे हम, वो खुदरा कीमतों की बात नहीं करेंगे। आज कौन सी बात करेंगे? आज बात करेंगे थोक कीमतों की। और जब थोक कीमतों की बात करेंगे तो किसी एक या दो वस्तु की कीमत की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हम सामान्य कीमत स्तर। किसकी बात करेंगे? सामान्य कीमत स्तर। देखिए, जब अर्थशास्त्र में आप पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र के दो भाग सामान्यतः आप लोगों ने सुने होंगे। जब स्टार्ट किया था हमने कि अर्थशास्त्र को जो है दो भागों में हमने बांटा था, हालांकि कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हमने कहा था माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जिसको हमने व्यष्टि कहा था, और मैक्रो जिसको हमने क्या कहा था बेटा? समष्टि कहा था। माइक्रो में जो है वो हम कीमतों की बात करते हैं, वस्तुओं की कीमतों की बात करते हैं, लेकिन मैक्रो या समष्टि जो है उसमें हम कीमत स्तर की बात करते हैं। कीमत स्तर का मतलब एक तरह से, और कीमतों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई आलू की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, और किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो वहाँ पे अलग अलग वस्तु और सेवाओं की कीमतों की बात हम कर लेंगे। तो वो एक तरह से ये कहेंगे कि कीमत में चेंज हो गया। और कीमत स्तर का मतलब ये होता है कि कीमतों का सामान्यीकरण करना। क्या करना? कीमतों का सामान्यीकरण करना। कीमतों का सामान्यीकरण का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि देश में महंगाई का स्तर बढ़ गया है, या महंगाई जो है वो कम हो गई है, महंगाई की दर इतनी है, तो वहाँ पे जो है वो जनरल प्राइसेज जो है उनको शामिल किया जाता है। तो जब थोक कीमत सूचकांक की बात हम करेंगे तब हम बात करेंगे कीमत स्तर की, ना कि कीमतों की बात है। क्लियर है बेटा? थोड़ी सी और बात करते हैं इसमें आगे। इसके अंदर जिन वस्तुओं को शामिल करेंगे उसको भी हम देखेंगे। थोक कीमत सूचकांक में जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो आधार वर्ष लिया है, वो आधार वर्ष लिया आपका 2011-12। कौन सा लिया बेटा? 2011-12। और हम हमेशा कहते हैं कि आधार वर्ष में जो कीमत ली जाती है वो कितनी ली जाती है? 100। 2011-12 में 100 लिया। और इसमें कौन कौन सी वस्तुएं और किस तरह की वस्तुएं जो है वो शामिल की गई हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो वस्तुएं हमारी शामिल की गई हैं, ये देखिए, ये जो वस्तुएं शामिल की गई हैं कि जिनको कहते हैं हम प्राथमिक वस्तुएं। क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक वस्तुएं जो हैं वो हमने कहा था। यहाँ पे आपकी प्राथमिक वस्तुएं हैं, और ये प्राथमिक वस्तुएं हैं। प्राथमिक वस्तुओं का जो भार है, यानी कितना वेटेज उनको दिया गया है, वो है आपका 22.62%। फिर ईंधन और शक्ति की बात करते हैं। अगर ईंधन और शक्ति की बात हम करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वेटेज है वो 13.15%। और फिर जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक के बजाय हम थोक कीमत सूचकांक की बात कर रहे हैं बेटा, ये दिमाग में रखना। यहाँ पे इसका जो भार है वो 64.23। और फिर इन सबको मिला के समस्त वस्तुएं कही गई, और समस्त वस्तुओं की जो मुद्रास्फीति है उसको एक तरह से कहा गया हेडलाइन इन्फ्लेशन या हेडलाइन मुद्रास्फीति, और ये सबका जोड़ जो है वो 100 हो गया। और डब्ल्यूपीआई का मतलब थोक कीमत सूचकांक ही जिसको कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। खाद्य सूची यानी खाद्य वस्तुओं से संबंधित सूची जो है वो है वो 24.23। ये खाद्य वस्तुओं से संबंधित सूची जो है वो ये ऊपर वाली जो ये हैं इनमें से ही ली गई है। इनमें केवल इसको छोड़ दिया गया है, ईंधन
और शक्ति को शामिल नहीं करेंगे। खाद्य सूची जो है कुछ भाग जो है प्राथमिक वस्तुओं में से लिया गया है और कुछ भाग जो है वो विनिर्मित वस्तुओं में से लिया गया है। और खाद्य सूची का प्रतिशत हमारा जो है वो 24.23 है। ये आपको क्लियर है मेरे हिसाब से। आपका जो समग्र वस्तु मुद्रास्फीति दर या ऑल कमोडिटीज इन्फ्लेशन रेट जो है उसको ही हम एक तरह से ये कहते हैं, सारी वस्तुओं की अगर हम मुद्रास्फीति की बात करेंगे, सारी वस्तुओं को मिला के मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो उसको कहा गया है हेडलाइन मुद्रास्फीति। अब कुछ अर्थशास्त्री जो है वो खाद्य वस्तुओं पर जोर देते हैं, तो खाद्य वस्तुओं की बात करें हमने 24.23% जो है वो कुल भार का खाद्य वस्तुओं का है। और खाद्य वस्तुओं के बारे में मैंने बता दिया किस किस में से शामिल करते हैं, कुछ प्राथमिक वस्तुओं में से लेते हैं और कुछ जो है बेटा विनिर्मित वस्तुओं में से लेते हैं। इसको जो है वो खाद्य वस्तुओं में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री जो है वो विनिर्मित माल के जो थोक मूल्य हैं उन पर जोर देना चाहते हैं और इसके लिए वो एक नया शब्द देते हैं, कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? कोर मुद्रास्फीति की बात वो अर्थशास्त्री करते हैं। ये बात हो गई आपकी थोक कीमत सूचकांक की। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी। अब बात आती है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। आज थोड़ा सा समय अभाव के कारण ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं लेंगे बेटा। 10-15 मिनट की जो क्लास हमारी रिकॉर्ड होगी वो होगी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये सूचकांक जो है हमारा निर्वाह सूचकांक था जिसको हमने कहा था उपभोक्ता कीमत सूचकांक, या अभी जैसे जस्ट हमने पढ़ा है थोक मूल्य सूचकांक, उससे अलग है। उन दोनों में जो जोर था वो किस पे था? एक में खुदरा कीमतों पर और दूसरे में जोर था वो थोक कीमतों पर। दिमाग में है बात? अभी अभी देखा हमने। लेकिन जब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, जैसे इसके नाम से पता है वैसे हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक उत्पादन का जो इंडेक्स है उसमें कीमतों पर जोर नहीं देके उत्पादन की मात्रा पर जोर दिया जाएगा। किस पे जोर दिया जाएगा? उत्पादन की मात्रा पर जोर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको दिमाग में रखना है। इसमें भी उसी तरह से हम करेंगे कि एक आधार वर्ष लिया जाता है और आधार वर्ष की कीमतें नहीं, आधार वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, आधार वर्ष में कितना उत्पादन हुआ और वर्तमान वर्ष में जो है वो कितना उत्पादन हुआ, उसके आधार पे जो है वो सूचकांक ज्ञात करते हैं। और इसमें जब तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं तो इस परिवर्तनों का मतलब एक तरह से यह हो सकता है कि प्रतिवर्ष या तो अनेक वस्तुओं का उत्पादन बंद हो जाता है, कुछ वस्तुओं का उत्पादन बंद हो गया और कुछ वस्तुएं जो हैं वो नई उत्पादित होने लग जाती हैं। कुछ वस्तुएं जो हैं या तो उत्पादन बंद ही हो गया या वो काम की नहीं रहती, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो वस्तुएं हो गई हमारी महत्वहीन वस्तुएं हो गई। ये जो चीज़ है वो औद्योगिक उत्पादन से संबंधित बात है। क्लियर है? तो इसको मिटा देते हैं। इसी तरह से अगर औद्योगिक उत्पादन से संबंधित हम जो है सूचकांक का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो इसको कहते हैं IIP 01। 01 का मतलब कई बार जिक्र कर चुके हैं। 0 मतलब बेस ईयर से या आधार वर्ष से और 1 का मतलब करंट ईयर से। ठीक है ना? ये आपका आ गया। IIP का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, इंडेक्स सूचकांक है और आपका उत्पादन से संबंधित जो सूचकांक है उसका फॉर्मूला जो है वो हमने लिखा सिग्मा Q1W और बटा W। W जो है वो एक तरह से ये कह सकते हैं हम इसका क्या है? भार है। और आपका Q1 जो है वर्तमान वर्ष के लिए उस
वस्तु की मात्रा का मूल्यानुपात मान सकते हैं Q1। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डीपली आपको अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो भार का प्रारूप है वो किस तरह से लिया गया है उसको हम एक बार के लिए देख लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भार का जो प्रारूप है वो इस तरह से प्रारूप को जो है वो लिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भार का प्रारूप, इसमें कौन कौन सी वस्तुओं को लिया गया है, जैसे आपकी प्राथमिक वस्तुएं हैं। प्राथमिक वस्तुओं में एक तरह से ये कह सकते हैं कि पशुपालन से रिलेटेड हैं या कृषि से रिलेटेड जो चीज़ हैं वो 34.1%, 34.1%। पूंजीगत माल जो है वो 8.2%। ये जो आंकड़े हैं वो सांख्यिकी मंत्रालय ने 2016-17 में जारी किए गए थे। मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं, आगे जब 12th में जाओगे तो मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, ज़्यादा अभी आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अर्ध संरचना या निर्माणी माल जो है उसमें 12.3%। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं, इनके बारे में भी आपको 12th में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे कि टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं। टिकाऊ वस्तुओं का मतलब अगर हम सामान्यतः हमारे उपभोग वाली वस्तुएं हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कई साल तक टिकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका फ्रिज है, फ्रिज ऐसा ही तो नहीं है कि हम लाए और लाते के लाओ भाई आज फ्रिज लाए हैं और फ्रिज को खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन अगर हम फ्रिज की बजाय पिज़्ज़ा लाए हैं, पिज़्ज़ा लाए तो क्या करेंगे, हम लाए और फिनिश। तो ये है एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी गैर टिकाऊ वस्तु पिज़्ज़ा, और ये आपका फ्रिज जो है वो टिकाऊ वस्तुओं में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से सामान्य सूचकांक आपका जो है वो 100 लिया, जो इन सब का सामान्यकरण करने के बाद प्राप्त होता है। इसमें जो है और चीज़ें जो शामिल की जाती हैं वो शामिल की जाती हैं, जैसे खनिज के तौर पे हम देख सकते हैं खनिज, या फिर विनिर्माण का जो है विनिर्माण, विद्युत का है। इस तरह से कैटेगराइज जो है इनको हम कर सकते हैं। और ये जो पुराने आंकड़े हैं, आधार वर्ष सांख्यिकी मंत्रालय ने 2016-17 में जो आंकड़े जारी किए थे उसमें 14.4% और विनिर्माण का 77.6% और विद्युत का जो हमने भार लिया था वो कितना लिया था, 8%। इस तरह से जो है वो इसका 100% जो है हमने लिया था। आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। थैंक यू। थोड़ा सा देख लेना बेटा इसको, बाकी जो है हम कल थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाएंगे इसके लिए।